नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा हिमालय पुत्र के हिमालय जैसे थे इरादे। 2 दिवसीय दौरे पर आए बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। 23 सीटों पर हार की समीक्षा कर दिया मूल मंत्र। उपचुनाव को लेकर भी तैयार हुई रणनीति। पार्टी की रणनीति और बूथ स्तर को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा। और प्रदेश में बिजली कटौती से जनता परेशान। औद्योगिक व्यवसाय पर भी पड़ रहा गहरा असर। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, बोली सरकार जनता को दे रही धोखा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ताबड़तोड़ बैठकें कर जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। एक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ बैठकें कर जहां विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर मिली हार पर समीक्षा की, तो वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर भी चुनावी रणनीतियों पर मंथन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि 1 महीने के कार्यकाल में लिए गए धामी सरकार के फैसलों को जनता तक पहुंचाने का बीजेपी काम करेगी। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है। इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की, तो उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने के लिए भी उन्होंने कहा। उत्साह का माहौल है, सरकार हमारी है। मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता की समस्या का समाधान होगा और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था उसको पूरा करेंगे और 2024 का जो चुनाव होगा हम पुनः इन विधानसभाओं के अंदर भारी बहुमत के साथ लोकसभा के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कि एक सामान्य बैठक के तौर पर बैठक हुई और आगे को क्या करना है, कार्य योजना और कार्यकर्ताओं को आगे लगना है, हारे हुए विधायकों को अपने क्षेत्र में लगे रहना है और जनता के काम करना है, ये इस तौर की बैठक हुई है। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बैठाने के मकसद से आए बीएल संतोष जाते जाते सभी को टिप्स दे गए हैं कि कैसे उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीतियों पर काम करने की जरूरत है। ऐसे में भाजपा की पहली प्राथमिकता जनता के बीच जाकर सीएम को उपचुनाव जिताना है। देखना होगा कि सरकार के इस 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड जनता को पसंद आता है या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। और इस वक्त बता दें आपको देहरादून से खबर है, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती है और हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वहां पर शामिल रहे। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा के हिमालय जैसे इरादे थे। उन्होंने विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिलाई और उत्तराखंड के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का भी गठन किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि आपको बता दें कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है और इस जयंती पर सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी उन्होंने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके जो इरादे थे वो हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा के हिमालय जैसे ही इरादे थे। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं जो पौड़ी से आ रही है।
पंजाब के फिरोजपुर में तैनात पौड़ी जिले की विधानसभा यमकेश्वर का एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि सेना के एक कार्यक्रम के दौरान जवान को करंट लगा और करंट लगने से ही जवान जो है वो शहीद हुआ। शहीद जवान आकाश को यमकेश्वर क्षेत्रवासियों ने गौरीघाट गंगा भूपुर में अंतिम विदाई दे दी है। सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान में जो है उत्तराखंड हर संभव परिवार की मदद करेगी। आपको बता दें कि गणेश जोशी जो सैनिक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शहीदों के जो सैनिक परिवार हैं उनको हर तरह की मदद उत्तराखंड सरकार मुहैया कराएगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जिला महानगर अध्यक्ष के साथ ही अनुषांगिक संगठन के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की रणनीति और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई। हम लोग का लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम हम 4 लाख मेंबरशिप करना चाहते हैं उत्तराखंड में। जो मिनिमम लक्ष्य रखा गया वो 4 लाख का है। और मीटिंग आज जिलाध्यक्षों के और फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की हमने आज ली है, जिसमें उनके सुझाव भी मांगे गए। उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या कारण है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं दे पा रहे। हालांकि 37% के आसपास हम लोग वोट लेके आए हैं। तो उन सब चीज़ों को समझ के आगे की रूपरेखा कैसे तैयार करें, कैसे हम लोग ज़मीन में काम करें, इन्हीं सभी चीज़ों पर आज चर्चा थी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। आज प्रदेश में विद्युत कटौती से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार कोई हल नहीं निकाल रही। फेलियर कह रहा हूँ, क्योंकि उनका केवल 1 माह का कार्यकाल नहीं, ऑलरेडी पहले से ही मुख्यमंत्री थे और कंटिन्यूएशन में मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, पानी की समस्याएं आ रही हैं, गाँव में घर घर जल घर घर नल का बात किया था, आज 800 से 1000 1200 रुपये तक के बिल, इलेक्शंस में जो बिल नहीं प्रस्तुत किए गए उनको सबको एक साथ कर क्लब करके उनको दिया गया है। गांव का आदमी परेशान है। आप गांव की किसी माता से बुजुर्गों से पूछो, वो कह रहे हैं 1200-1400 रुपये लाएँ कहाँ से, एकदम से बिल दे दिए। जो अभी तक फ्री पानी मिलता था उसमें लोगों के यहाँ घर घर नल का नारा देके अपने ठेकेदारों को काम भी दे दिया, और आज जो है गांव के लोगों के ऊपर 200 से 300 रुपये तक के बिल प्रत्येक माह के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो जो अपने परेशानी कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बिजली कटौती को लेकर अब कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा है। हल्द्वानी में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जिसका सीधा असर औद्योगिक व्यवसाय पर पड़ रहा है। ये सरकार जब से बनी है, पहले इन्होंने 5 साल राज किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनता ने इनको चुना है। ठीक है, जनता ने चुना है, जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, लेकिन उसके बावजूद आज देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 10-12 दिनों से पूरे प्रदेश में 10-10, 12-12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। हल्द्वानी शहर जो पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर हम देखते थे कि कभी यहाँ पर आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए बिजली नहीं जाया करती थी, वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे के लिए बिजली कटौती कर रहे हैं। और सरकार जो है पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि फेल हो चुकी है, और अपने निकम्मेपन से पूरी जनता को जिसे कहते हैं कि राहत देने का काम नहीं कर रही है। उत्तराखंड में चल रही बिजली की कटौती को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कहा कि बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। गैस की क्राइसिस के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही, लेकिन राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 7.5 मिलियन यूनिट का जनरेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। करीब गैस एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो गया, अत्यधिक रूप से रेट बढ़ गए हैं गैस के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए पूरे कंट्री में, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे कंट्री में इस समय गैस बेस्ड पावर हाउसेज बंद हैं। तो गैस बेस्ड जो हमारे यहाँ पावर हाउसेज हैं उनसे भी नहीं मिल पा रहा है। तो 7.5 मिलियन यूनिट की डेफिसिट वो हो गई है, उसको भी हमें कंपनसेट करना है। और साथ साथ जो बाकी के 6.5-7 मिलियन यूनिट है उसको हम लोग टर्म अहेड, डे अहेड और रियल टाइम मार्केट से परचेज करना है। जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया। दरअसल बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, तभी सभासदों की तरफ से पालिका कर्मचारी के बीच मार पिटाई शुरू हो गई। हालांकि हालात पर काबू पाने के बाद प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी प्रस्तावों को पास किया गया। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि प्रस्तावों में हाउस टैक्स लगाने के साथ साथ नगर के सौंदर्यीकरण के साथ नगर की साफ सफाई कराने के अलावा कई प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयर क्राफ्ट सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था,
और स्लॉट हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। लालकुआं तराई पूर्वी डॉली रेंज वन विभाग की टीम ने आगामी मानसून सीजन में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत डॉली रेंज वन कार्यालय में स्थित नर्सरी में फलदार और छायादार के साथ साथ कई तरह की प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए डॉली रेंज कार्यालय में स्थित नर्सरी में 16 प्रजाति के पौधे तैयार की जा रही है और इस बार मानसून सीजन में 1.5 लाख से ज्यादा पौधे रोपित किए जाएंगे। 1.25 लाख जो पौधों की नर्सरी उगाई गई है इस वर्ष के लिए, उसमें वन विभाग के द्वारा ऐसे प्लांट भी उगाए गए हैं जिससे कि जो वन्य पशु हैं उनको भी चारा मिले, बर्ड्स को फल मिले। अतः ऐसी समस्त प्रजातियां उगाई गई हैं जो कि वन क्षेत्र में के अनुकूल हैं और हो सकें। किच्चा पुलिस ने 300 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश से खरीदकर उत्तराखंड में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई किया करता था। के निर्देश के अनुसार नशे के कारोबारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पुलिस और ATTF के द्वारा बाईपास पर छत्रपाल है और इसको 300 इंजेक्शन के साथ क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करता है और काफ़ी व्यापार कर चुका है, पहले भी NDPS में जा चुका है और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले प्रदेश में कई मुख्यमंत्रियों की राह उपचुनाव से ही आसान हुई। वो मुख्यमंत्री कौन थे, इसे जानने के लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद सियासत में शोर सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव का चल रहा है। हालांकि अभी तक ना तो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है और ना ही विपक्ष की ओर से चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार का पता है। लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि वो उपचुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी। लिहाजा प्रदेश में सियासी हवाओं में उपचुनाव का शोर अब सुनाई देने लगा है। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पहले मुखिया हैं जो उपचुनाव की परीक्षा देने जा रहे हैं। सूबे में इससे पहले 4 मुख्यमंत्रियों ने इस परीक्षा का सामना किया है। प्रदेश में राज्य गठन के 2 साल बाद ही उपचुनाव की नौबत आई। साल 2002 में सबसे पहले इस परीक्षा को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ND तिवारी ने दिया। इस दौरान कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें विधानसभा का सदस्य बनाने के लिए रामनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया। उपचुनाव का नतीजा कांग्रेस के हक में आने के बाद ND तिवारी ने 5 सालों तक राज्य के मुखिया का पद भी संभाला। 5 साल के कार्यकाल को संभालने वाले अब तक सिर्फ ND तिवारी ही हैं। साल 2007 राज्य में दूसरे विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई। इस साल जीत भाजपा को मिली। जीत तो मिली लेकिन सरकार मिलीजुली बनी। मिलीजुली सरकार के मुखिया भुवन चंद खंडूरी चुने गए। खंडूरी के नाम का ऐलान जब भाजपा ने किया तो उस समय वो राज्य की गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद थे। लेकिन भाजपा पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए 6 महीने में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव धूमाकोट विधानसभा सीट से लड़ा गया। धूमाकोट विधानसभा सीट से पूर्व सीएम खंडूरी के लिए कांग्रेस नेता TPS रावत ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की आई। सरकार के गठन के साथ तैयारी उपचुनाव की हुई। उपचुनाव का रण विजय बहुगुणा के लिए तैयार किया गया। कांग्रेस ने विजय बहुगुणा के उपचुनाव के लिए सितारगंज सीट को मुफीद माना। बहुगुणा के सामने मैदान में भाजपा नेता स्वर्गीय प्रकाश पंत उतरे। प्रकाश पंत को पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने 40,000 वोट से हरा दिया। साल 2014 यानी कि कांग्रेस की ही सरकार में एक बार फिर से उपचुनाव हुआ। उपचुनाव अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने लड़ा। हरीश रावत की दावेदारी धारचूला विधानसभा सीट से पेश हुई। भाजपा ने इस सीट से BD जोशी को मैदान में उतारा। उपचुनाव का फैसला आया और कांग्रेस नेता हरीश रावत की जीत हुई। यहां हरीश रावत ने भाजपा प्रत्याशी BD जोशी को 19,000 मतों से हराया था। प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सूबे के 4 मुखियों के बाद अब 5वें मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। नतीजे किसके हिस्से में आएंगे अब ये वक्त बताएगा।
उत्तराखंड में पड़ रही गर्मी का असर जंगलों में इस कदर दिखाई दे रहा है कि अब जंगलों की आग आबादी की तरफ रुख करने लगी है। धधकते जंगलों से खाक हो चुके कई हेक्टेयर वन संपदा का नुकसान राज्य को हो चुका है, मगर इस सबसे बेखबर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुंबई में मौजूद होने से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुंबई से अब वन मंत्री आग बुझाएंगे? एक रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तराखंड के जंगल भी धधक रहे हैं। जंगलों में विकराल होती आग अब आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करने लगी है। फायर सीजन में फरवरी में अब तक प्रदेश की सैकड़ों हेक्टेयर की वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। 15 फरवरी से अब तक कुल 272 घटनाओं में 332.82 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जंगल की बेकाबू आग विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। यही नहीं, जंगल की आग से आसमान में धुंध छाई हुई है, हवा में जहर घुल रहा है, वन्य जीव जलकर मर रहे हैं, वन संपदा पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। बावजूद इसके सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। गढ़वाल और सिविल डिवीजनों में 60 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में खबर है कि वन मंत्री भी मुंबई से आग पर कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया में उनका एक बयान अखबार की कटिंग के रूप में वायरल हो रहा है। बयान में कहा गया है कि वो इन दिनों मुंबई में हैं और लगातार जंगल की आग को लेकर अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। सवाल ये है कि वन मंत्री उत्तराखंड के हैं तो क्या उनको पता नहीं होगा कि इन दिनों आग से कितना बुरा हाल है? आग बेकाबू हो चुकी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर उत्तराखंड के जंगल कैसे बच पाएंगे? और सवाल ये भी है कि हर साल राज्य में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पौधे लगाए जाने के लिए बाकायदा अभियान चलाया जाता है, लेकिन हालिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में जंगल 30% तक कम हो गए हैं। अगर हर साल इसी तरह जंगल जलते रहे और आग बुझाने के लिए बारिश पर ही निर्भर रहे तो बचा हुआ जंगल भी नहीं बच पाएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। एक फौजी सरहद पार अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की हिफाजत में हंसते हंसते कुर्बान हो जाता है, लेकिन फौजियों को हर सुविधा देने के दावे की पोल उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला खोल रहा है। असल में इस जिले में एक फौजियों का ऐसा गांव है जहां सालों से सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं, और तो और सिस्टम को जगाने के लिए लोगों के तमाम आंदोलन और धरने भी अब उम्मीदों का दामन छोड़ चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य से ताल्लुक रखने वाले देश के पहले प्रमुख स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन उन्हीं के राज्य में फौजियों की ऐसी अनदेखी कि देखने वाले भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के ग्राम सुनखरी में फौजियों का एक ऐसा गांव है जहां राज्य गठन के बाद 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क आज तक अपने निर्माण के लिए आंखें बिछाए बैठी है कि कब उसका निर्माण होगा। वो अलग बात है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम बयानों में इस बात का दावा करते नजर जरूर आए हैं कि राज्य के हर छोर तक सड़क पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। अगर सीएम धामी के बयान में सच्चाई है तो कहां सोया है सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी, जिनकी पिछले 18 सालों में गांव की सड़क पर नजर ही नहीं गई। देश के जवानों के सपने और हकीकत को बयां करने वाले नानकमत्ता विधानसभा सुनखरी कला में करीब 120 फौजियों के परिवार रहते हैं। छुट्टियां बिताने फौजी अपने वतन लौटे तो अपने गांव में सड़क की ऐसी दुर्दशा देख उन्हें साल दर साल यूं ही मायूस होना पड़ता है। तमाम तरह के हादसे इस रोड पर हो चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कोई भी हमारे ग्राम सभा के अंदर आता है, जैसे आपने युवा के रिश्तों के बारे में बात करी, कोई भी रिश्ते लेके आते हैं तो बोला आपके गांव की पहचान सड़क से होती है। जिस ग्राम सभा में सड़क अच्छी है उस गांव की समझो कि अच्छी एक रेपुटेशन है, बट हमारे ग्राम सभा में इतनी बुरी सड़क है, इतना बुरा हाल है कि सुबह स्कूल जाते जाते कई बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, बच्चों के साइकिल पंचर हो जाती है, स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं वो। फिर भी यहाँ पिछले 15, 20, 18 साल से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली इस रोड की। 6 किलोमीटर लंबी खस्ताहाल इस सड़क को देखने से ये मालूम चलता है कि ये सड़क कितनी जोखिमों से भरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई आंदोलन और धरने देने के बावजूद भी सड़क निर्माण को लेकर अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद खिसकाते रहते हैं। यहाँ की रोड की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। एक 1.5 फीट की इस रोड में गड्ढे हो चुके हैं। इसमें चलना बहुत ही
दयनीय स्थिति हो गई है। स्कूल जाते बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, हम आते हैं घर पे, हमें कोई टैक्सी कोई टुक टुक ले जाना नहीं चाहता है, बोलता है सर उस रोड में बहुत बेकार है, हम उस रोड में नहीं जा सकते। साल में हमारे विधायक जी ने कहा कि हम रोड बनाते रहेंगे, बनाएंगे, अब बनाएंगे तब बनाएंगे। हमने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। हमने कागजी कार्रवाई करी है पूरे साल इससे पहले, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री को लिखा, अपने सीएम को लिखा, ठीक है, और हमारे अजय भट्ट जी को भी लिखा है। जवाब उसका आया भी है हमारे पास। अजय भट्ट जी ने पीएमजीएसवाई को लिखा भी है कि इस रोड के निर्माण के लिए तत्काल लिखें, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की शाखाएं जो रोड बनाती है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी इस रोड का मरम्मत तक का काम कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में फौजियों के गांव की हालत सड़क की वजह से खस्ताहाल हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि इतने सालों में किसी जनप्रतिनिधि की नजर यहां तक क्यों नहीं पहुंची, जबकि लोगों का दुख दर्द समाचार पत्रों में भी कई बार छप चुका है। सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले अफसरों से भी हमारा सवाल है कि सोई नींद से जागिए और जरा लोगों की दिक्कतों पर थोड़ा काम कर लीजिए, ताकि अपने वतन की हिफाजत करने वाला एक फौजी भी फख्र से कह सके कि हाँ, उनके गांव में विकास के कुछ काम हुए हैं। टाइम टीवी के लिए सितारगंज से इमरान खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा हिमालय पुत्र के हिमालय जैसे थे इरादे। 2 दिवसीय दौरे पर आए बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। 23 सीटों पर हार की समीक्षा कर दिया मूल मंत्र। उपचुनाव को लेकर भी तैयार हुई रणनीति। पार्टी की रणनीति और बूथ स्तर को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा। और प्रदेश में बिजली कटौती से जनता परेशान। औद्योगिक व्यवसाय पर भी पड़ रहा गहरा असर। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, बोली सरकार जनता को दे रही धोखा।